Dear students, welcome once again to our channel Civil with Anil। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सियली लोडेड कॉलम्स। तो दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर की मेजर तीन कंपोनेंट्स हैं, कॉलम्स, बीम्स एंड स्लैब। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है आपको, इसको हम स्लैब बोलते हैं। ये जिसके अंदर नीचे स्लैब के नीचे जो लगे हुए हैं दीज आर आवर बीम्स, और ये बीम्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कॉलम्स को। कॉलम है और कॉलम नीचे जो है हमारा लोअर ग्राउंड पे चला जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो ये स्लैब है या ये कॉलम, ये बीम्स हैं, ये एक इस तरह का जो कंपोनेंट है कि अगर मान लिया अगर कोई पोर्शन अगर फेल हो जाए, जैसे मान लिया स्लैब फेल हो जाए, तो वो एक तरह से लोकलाइज्ड फेलियर बोलते हैं इसको, लोकलाइज्ड। मतलब इसका वो ज्यादा लंबा चौड़ा इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा, मतलब यहीं पर स्लैब फेल हो जाएगा। जैसे मान लिया ये कॉलम फेल, ये बीम फेल हो जाए या ये बीम फेल हो जाए, तो इसका जो लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट यहीं पर ही रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। लेकिन अगर हमारा जो कॉलम आप देख रहे हैं वर्टिकल मेंबर जो है, अगर इनमें से अगर कोई कॉलम हमारा फेल हो जाता है, फेल का मतलब कोलैप्स हो जाता है, क्रश हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स के हमारा का पूरा स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है इफ देर इज ए कोलैप्स, और इफ देर इज ए ब्रेकेज, और इफ देर इज ए बल्जिंग, और इफ देर इज ए एनी टाइप ऑफ डैमेज इन दिस कॉलम। तो दोस्तों मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये था कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी फ्रेम के अंदर एक कॉलम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमें जो कॉलम डिजाइन करना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें रहती है। मेरा कहने का पर्पज सिर्फ यही आपको समझाने का कि किसी भी स्ट्रक्चर में उसकी कॉलम की जो डिजाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉलम होता क्या है। तो कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है, एक ऐसा मेंबर है जो कि कंप्रेसिव लोड बियर करता है और वर्टिकल है। अगर हमारा जो मेंबर है इफ इट इज एट 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो फिर उसको हम कॉलम कहते हैं। एंड इफ इट इज एक्सियली लोडेड, तो उसको हम कॉलम कहते हैं। और अगर मान लिया वो अगर 90 डिग्री पे अगर नहीं है, तो उसको हम स्ट्रट्स बोल देते हैं। स्ट्रट जैसे फ्रेम प्रेसिस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, स्टील मेंबर जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अगर हमारा वर्टिकल मेंबर या कंप्रेशन मेंबर अगर वो 90 डिग्री पे नहीं है, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रट। तो अगर हम कॉलम को डिफाइन करें, तो जिसकी की इफेक्टिव लेंथ इज मोर देन 3 times ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो किसी भी कॉलम की जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो सकती है, जैसे मान लो आपका स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है या सर्कुलर कॉलम है, तो उसके अंदर जो सर्कुलर कॉलम उसका डायमीटर, या अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है उसकी ब्रेड्थ, या अगर स्क्वायर कॉलम है तो उसकी कोई भी साइड, वो उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाती है। अगर उस कॉलम की लेंथ और वी कैन सी दैट हाइट इफ इट इज मोर देन 3 times, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। और अगर मान लिया उस कॉलम की अगर हाइट या लेंथ अगर उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 3 times से कम हो, तो फिर उसको हम कॉलम नहीं कहते हैं, इट इज कॉल्ड ए पेडेस्टल। उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं, ये लिखा है जैसे पेडेस्टल। तो कई बार जो ये पेडेस्टल जो होता है ये हम प्योर कंक्रीट का भी कास्ट करते हैं, उसके अंदर स्टील नहीं होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। जो कॉलम हमारे बनते हैं आरसीसी के अंदर, वो आरसीसी में स्टील भी होता है, सीमेंट कंक्रीट भी होता है। तो पेडेस्टल कई बार जो कॉलम्स जो हमारे पियर्स हैं उसके ऊपर एक छोटे से हम स्ट्रक्चर रखते हैं जिसके ऊपर हम बीम को प्लेस करते हैं, तो उस छोटे से कॉलम को हम जो कि हमने किसी पियर्स के ऊपर रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि जो कॉलम है उसको हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारा एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। हमने
किस मटेरियल का इस्तेमाल किया है उसके कंस्ट्रक्शन में, तो वो उसके बेस पर हम किसी भी कॉलम को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कई तरह की क्लासिफिकेशन है, टिम्बर क्लासिफिकेशन, मैसनरी क्लासिफिकेशन, स्टील कॉलम क्लासिफिकेशन, कॉलम, टिम्बर कॉलम, मैसनरी कॉलम, स्टील कॉलम, आरसीसी कॉलम, कंपोजिट कॉलम। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो कॉलम और वर्टिकल मेंबर्स आप देख रहे हैं, ये जैसे ये टिम्बर के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं वुडन मेंबर है, राउंड मेंबर है, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ टिम्बर, लकड़ी का बना हुआ है, तो इसलिए इसको टिम्बर कॉलम भी बोलते हैं। तो जैसे हम बल्ली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लिया आप कई जगह पर जब हम शटरिंग करते हैं तो उसके अंदर भी वो कॉलम का इस्तेमाल होता है, लकड़ी की बनी होती है, तो वो उसको बल्ली बोल देते हैं देसी भाषा में, तो वो भी लकड़ी का बना होता है। इट इज जस्ट वर्क्स एज ए कॉलम। अब आप देख सकते हैं मैसनरी कॉलम है, ये ईंटों का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पुराने टाइम में हम बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल करते थे मैसनरी कॉलम का। अभी नेक्स्ट आप देखिए स्टील कॉलम्स हैं, इसके अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, स्टील के बने हैं, लकड़ी या स्टील के बने हुए हैं। आई सेक्शन है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, ये बीम्स का काम करते हैं, और वर्टिकल मेंबर हमारे स्टील के कॉलम्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं आरसीसी कॉलम है, इसके अंदर हमने रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का जो कॉलम बनाया है, और उसके अंदर रेनफोर्समेंट के अंदर हमने स्टील का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये हमारे जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, ये सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं, और उसको रेनफोर्समेंट करने के लिए हमने स्टील का इस्तेमाल किया, तो इसलिए इसको आरसीसी कॉलम बोलते हैं। और ये दोस्तों सबसे लास्ट हमारा टाइप है इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम का मतलब ये है कि ऐसा कॉलम विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 मटेरियल्स। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा जो एक आरसीसी कॉलम था, उसके बीच के अंदर हमने एक स्टील कॉलम को भी बीच में डाल दिया है। कई बार हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं साइज की, कि जिसके अंदर मान लीजिए कॉलम पे लोड ज्यादा आ रहा है और उसके अंदर हम साइज उसका ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो फिर उसके इसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कंपोजिट कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर हम एक स्टील का कॉलम भी बीच में डाल देते हैं, तो इस तरह से कॉलम को हम बोलते हैं कंपोजिट कॉलम्स। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द कॉलम। तो जो हमारे कॉलम की जो शेप है उसके बेसिस पे भी हम कॉलम को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे लिखा स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, हेक्सागोनल कॉलम। तो जैसी कॉलम की शेप होती है उसके बेस पर भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर कॉलम है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो उसके अंदर ये कॉलम जैसे आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये आरसीसी कॉलम है, लेकिन बेसिकली अब इसको हम एज ए क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द शेप, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कॉलम भी कह सकते हैं। ये देखिए आप सर्कुलर कॉलम है, ये हमारा हेक्सागोनल कॉलम है, मतलब इसकी 6 साइड्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, हम आमतौर पर जो कॉलम जो है कोशिश ये करते हैं हमारा कॉलम सर्कुलर बने, क्योंकि जो सर्कुलर कॉलम होता है इसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम ज्यादा होती है, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि सर्कुलर कॉलम बनाया जाए। लेकिन तो इसके अंदर शटरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर जो शटरिंग होगी इसकी जो फ्रेमवर्क होगा इसको बनाने के लिए वो सर्कुलर बनाते हैं, तो इसलिए और उसके अंदर जो रिंग्स बनेंगे वो भी सर्कुलर होंगे, और उसमें कई बार हम स्पाइरल कॉलम्स भी बनाते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ी बनाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसकी ताकत जो रेक्टेंगुलर कॉलम है या स्क्वायर कॉलम है उससे ज्यादा होती है। ये हेक्सागोनल कॉलम है, इसमें भी ये समस्या रहती है कि हमें इसके अंदर जो शटरिंग करनी है इसकी वही शेप की होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से ये सर्कुलर कॉलम है, ये हमारा स्क्वायर कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो इसमें इस डायग्राम से आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे किस शेप के कॉलम्स है। अब हमारा जो नेक्स्ट बेस है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। हमारा जो लोड है किस लाइन के ऊपर लोड लगा हुआ है उसके बेसिस पर भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारा पहली टाइप है एक्सियली लोडेड कॉलम्स। एक्सियली लोडेड कॉलम ले जो कि जैसी कॉलम हमारा इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, तो ये इसका एक्सिस है। तो अगर हमारा लोड अगर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सेंट्रॉइड पर अगर लगता है तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। और अगर मान लीजिए जो लोड है हमारा, इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द एक्सिस एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम इट, तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर मान लीजिए 2 एक्सिस हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
अगर हमारा किसी भी एक्सिस पे लोड अगर लगा है, चाहे एक्स एक्सिस पे लगा है या चाहे वाई एक्सिस पे लगा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड विद यूनि एक्सियल बेंडिंग। बेंडिंग मतलब इसके अंदर की एक अलग से इस लोड एक्सेंट्रिसिटी की वजह से इस कॉलम के अंदर एक अलग से मूवमेंट पैदा होता है। तो उसके लिए फिर जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर जो मूवमेंट पैदा हुआ है। तो ये जो हमारा जो एसेंट्रिसिटी है, इट कैन बी यूनिएक्सियल और इट कैन बी बाई एक्सियल। बाई एक्सियल का मतलब ये है कि जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि जो पॉइंट लोड ये हमारा ये लोड लगा हुआ है, इट इज नॉट ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, इट इज इन बिटवीन। तो इसलिए इसकी वजह से इस कॉलम के अंदर जो एसेंट्रिसिटी है वो दोनों एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड विद बाई एक्सियल बेंडिंग। इसमें दोनों तरफ बेंडिंग होगी, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई एक्सियल बेंडिंग। तो हमारा जो कॉलम है एक्सियल लोड विद यूनिएक्सियल एंड बाई एक्सियल इन कॉलम्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम या हाइट ऑफ द कॉलम, उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो a column is considered to be short if the ratio of the effective length to the least lateral dimension is less than or equal to 12। अगर 12 से कम हो उसकी रेशियो इफेक्टिव लेंथ की विद द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो जो भी हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, चाहे बी है, चाहे स्क्वायर कॉलम में उसकी कोई साइड है या सर्कुलर कॉलम उसका डायमीटर है, तो अगर उसकी रेशियो अगर 12 से कम रहती है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। एंड इफ इट इज मोर देन 12 देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। तो हम जो डिजाइन करते हैं कॉलम को, तो इसके बेसिस पे ही डिजाइन करते हैं कि शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसकी चेक करना कि जो तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम एज वेल एज लॉन्ग कॉलम। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस फ्रेम में आपको दिखाया गया है कि जो हमारे जो लॉन्ग कॉलम या शॉर्ट कॉलम है, हाउ दे फेल। तो अगर हमारा कॉलम होगा शॉर्ट, तो जो शॉर्ट कॉलम होगा इट फेल्स ड्यू द क्रशिंग, क्रशिंग में फेल होता है। और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं दे फेल्स ड्यू टू द बकलिंग, बकलिंग आ जाती है उनके अंदर लॉन्ग कॉलम में, उसकी वजह से फेल होते हैं। और जो शॉर्ट कॉलम होते हैं दे फेल ड्यू टू द क्रशिंग, ये क्रशिंग आ जाती है इसके अंदर, कॉलम में क्रशिंग आ गई है, क्रशिंग में फेल होते हैं मतलब। और लॉन्ग कॉलम हमारी जो कॉलम है हमारा, उसकी इफेक्टिव लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि एक हमारे पास होती है अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ जिसको हम बोलते हैं कॉलम की एक्चुअल लेंथ है, लेकिन जो डिजाइन करते वक्त उसके अंदर जो एक्चुअल लेंथ है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं उस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ। तो जो इफेक्टिव लेंथ जो है वो क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ हाइट ऑफ द कॉलम व्हिच टेक्स पार्ट इन द बकलिंग, मतलब जो कॉलम की हाइट या लेंथ जो कि बकलिंग के अंदर उसके अंदर जो मतलब जो यूज होती है, उस लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। या द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो जब कॉलम पे लोड लगता है तो उस कॉलम के लोड लगने की वजह से उसके अंदर बेंडिंग आती है, या उसका जो हमारा उसके अंदर जो हमारा जो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो किसी भी कॉलम की जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो डिपेंड करती है उसकी एंड कंडीशंस के ऊपर। जो कॉलम की जो दो एंड कंडीशंस है उस पर डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से ही हम उस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हमारी जो हम बेसिकली तीन तरह की एंड कंडीशन मांगते हैं। एक हमारी एंड कंडीशन होती है फिक्स्ड एंड कंडीशन, एक होती है हिंज्ड एंड कंडीशन, एक होती है फ्री। तो अगर हम किसी भी कॉलम की एंड कंडीशंस को फिक्स कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। तो उसको मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मान लिया अगर हमारा एंड कंडीशन अगर मान लिया हिंज्ड है तो इसको हम कह सकते हैं कि हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, तो वो हमारी कहलाती है हिंज्ड। और अगर फ्री है तो उसको हम कहते हैं नॉट हेल्ड इन पोजीशन एंड नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। तो हमारा वो एंड जो एंड है वो कहलाता है फ्री एंड। तो अगर हमारे बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड
तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है, वो जो उसकी वैल्यू रिकमेंडेड है वो 0.5 है, लेकिन अगर हमारा जो आजकल जो लेटेस्ट कोड है उसके हिसाब से उसको मानते हैं 0.65L। फिर L इज द अनसपोर्टेड लेंथ और एक्चुअल लेंथ। तो अगर हम उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है तो इट इज टेकन एज 0.65L। अगर हमारे दोनों एंड्स अगर क्या नाम है, एक एंड अगर फिक्स हो और एक एंड उसका हिंज हो, तो उस केस के अंदर हमारी जो वैल्यू ली जाती है 0.7, लेकिन आजकल जो रिकमेंडेड वैल्यू है इट इज टेकन एज 0.8L। और अगर हमारा जो कॉलम है अगर उसकी दोनों एंड्स अगर हिंज हो जैसे इसमें दिखाया गया है, तो उसकी जो लेंथ है दैट इज टेकन एज सेम लेंथ, जो अनसपोर्टेड लेंथ है वही उसकी इफेक्टिव लेंथ कंसीडर हम करते हैं। और अगर किसी भी कॉलम का एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है इट इज टेकन एज 2L, डबल ऑफ द लेंथ। तो ये दोनों कंडीशंस, ये चारों कंडीशंस ही जो मैंने आपको बताई है, आमतौर पर हम कॉलम के अंदर ये 4 कंडीशंस रहती हैं, तो उसके हिसाब से हम उस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉलम होता है उसके अंदर कवर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो क्योंकि उसमें जो रेनफोर्समेंट हम डालते हैं तो उसको हमें एक्सपोजर से बचाना होता है, तो उसमें कम से कम कितना कवर रखना चाहिए। तो जो हमारा आजकल का जो लेटेस्ट कोड है उसके हिसाब से जो कॉलम है उसके अंदर कम से कम भी हमें 40 mm का कवर उसको देना चाहिए, या जो भी उसके अंदर जो डायमीटर जो लॉन्गिट्यूडनल बार उसके अंदर हम इस्तेमाल की है उसका डायमीटर या 40 mm कम से कम उसके अंदर हम कवर उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब जो हमारा कोड तो ये कहता है कि कम से कम भी जो कॉलम का साइज है वो 200 mm से कम नहीं होना चाहिए, उसकी जो लीस्ट लिटिल डायमेंशन है इट शुड नॉट बी लेस देन 200 mm। लेकिन अगर मान लिया 200 से लेकिन अगर मान लिया फिर भी अगर हम कोई कॉलम अगर 200 mm का के साइज से अगर कम प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस के अंदर हम 25 mm तक का कवर भी हम दे सकते हैं। जबकि कोड ये कहता है कि 200 mm से साइज कम नहीं होना चाहिए, कॉलम की जो लीस्ट लिटिल डायमेंशन है 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मान लिया वो ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें हमें साइज कम रखना पड़ सकता है, तो फिर उस केस के अंदर हम कवर को 25 mm भी कर सकते हैं। और फुटिंग के अंदर कम से कम भी 50 mm का कवर हमें देना होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉलम में जो रेनफोर्समेंट है वो कौन सी किस तरह की प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें 2 तरह की रेनफोर्समेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल बार होती है और एक होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, इसको हम लेटरल टाइज बोलते हैं। जैसे हम बीम के अंदर रिंग्स बोलते हैं उसको, लेकिन कॉलम के अंदर उसको हम टाइज बोलते हैं, लेटरल टाइज, या उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होते हैं उसका क्या काम है, तो जैसे बताया गया है कि इट हेल्प्स द कंक्रीट इन टेकिंग द कंप्रेशन जॉइंटली। तो उसके अंदर जो वैसे तो जो कॉलम है हमारा कंप्रेशन मेंबर है, तो उसके अंदर हमें रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कंप्रेसिव लोड ही लगा हुआ। लेकिन कई बार एसेंट्रिसिटी की वजह से उसके अंदर बेंडिंग भी आ जाती है, और जो स्टील जो होता है इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। तो अगर हम कंक्रीट के अंदर अगर स्टील का भी अगर इस्तेमाल करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी हेल्प से हमारे कॉलम के साइज जो है वो कम हो सकते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ डक्टिलिटी टू द कॉलम टू रिड्यूस द ब्रिटल फेलियर, एकदम से फेल होने से बचाने के लिए भी जो स्टील आपने डाली है वो उसके अंदर डक्टिलिटी का काम करता है। और इट हेल्प्स इन द श्रिंकेज, रिड्यूस द श्रिंकेज एंड क्रीप। और अगर कई बार मान लिया एसेंट्रिसिटी की वजह से उसके अंदर टेंशन भी आ जाती है कॉलम के अंदर, तो भी वो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है वो उसको रेसिस्ट करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा इट हेल्प्स इन इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द कॉलम। तो लॉन्गिट्यूडनल बार जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ए कॉलम। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, आईएस स्पेसिफिकेशंस जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, हमारे आईएस की रिकमेंडेशंस क्या कहती है उसके बारे में कि कम से कम भी 0.8% से लेकर मिनिमम हम स्टील 0.8% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम हमें 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स डाल सकते हैं। लेकिन 6% हम कब डालते हैं, 6% हम जब डाल सकते हैं
जबकि हम उसके अंदर जो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसके अंदर हमें उसकी स्प्लाइसिंग ना करनी हो या उसके अंदर जोड़ ना लगाना हो। अगर एक ही बार हमारी पूरी लेंथ तक जाती है तो उसके अंदर लैपिंग ना करनी हो तो हम उसके कंडीशन में 6% स्टील डालते हैं। लेकिन अगर हमें बार्स को अगर लैपिंग करना है, उसके अंदर जोड़ देना है बार्स को, क्योंकि अगर भाई कई बार लेंथ ज्यादा होती है कॉलम की तो उसके अंदर हमें एक लेंथ की बार नहीं मिलती है तो उनको लैपिंग करनी पड़ती है, जोड़ देना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम मैक्सिमम 4% स्टील का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लैपिंग होने की वजह से उसके अंदर जो एरिया वहां पर डबल हो जाएगा बार्स का, तो वहां पर उसके अंदर फिर हमारे पास कंक्रीटिंग के लिए जगह नहीं बचेगी। तो फिर उस कंडीशन के अंदर फिर हम मैक्सिमम 4% स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगी, अगर हमारा सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो कम से कम 4 बार्स, और अगर सर्कुलर सेक्शन है हमारा कॉलम का तो उसमें हम 6 बार कम से कम हमें देनी होगी। और जो डायमीटर होगा बार का, लॉन्गिट्यूडनल बार का, वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो हेलिकल है उसके अंदर भी अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट हम डालते हैं तो उसके अंदर भी कम से कम 6 बार होनी चाहिए और वो हेलिकल के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और जो 2 लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमारे जैसे दिखाया गया कॉलम के अंदर, इसके अंदर जो गैप है ये दिखा रखा आपको कि ये 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसे 300 से ज्यादा है तो फिर उसके बीच में हमें बिटवीन हमें एक बार और डालनी पड़ेगी। तो 2 लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में 300 mm से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दिस इज एज पर अवर आईएस स्पेसिफिकेशन। अब हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, टाइज की बात करते हैं। जैसे दिखाइए टाइज दिख रही है आपको, ये टाइज है हमारे पास, तो इनको टाइज बोलते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इनका क्या काम है? तो इट हेल्प्स इन कन्फाइनिंग द कंक्रीट, मेन बार्स को होल्ड करके रखती है। इट प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है हमारी, इसको बकल होने से भी ये जो हमारी टाइज है ये प्रिवेंट करती है। इट प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ द कॉलम कंक्रीट, इस तरह स्प्लिट नहीं होने देती कंक्रीट को। एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डायगोनल टेंशन, ये डायगोनल टेंशन भी इसके अंदर ये नहीं आने देती है। तो इसलिए ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है लेटरल टाइज। और ये अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो ये जो अर्थक्वेक को भी जब मान लीजिए किसी भी मेंबर में अगर कहीं पर अगर अर्थक्वेक आता है तो अगर हमने उसके अंदर टाइज जो लेटरल टाइज डाली हुई है, अगर ये टाइज हमारी ज्यादा नजदीक से होती है तो फिर उसका जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है वो भी उसको भी बहुत ज्यादा रिड्यूस करती है। जो हमारा आज का जो लेटेस्ट नया कोड है 13920 जो आईएस स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है, डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में। तो उसके अंदर इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो लेटरल टाइज है हमारी, उसकी स्पेसिंग किस हिसाब से रखनी है, तो ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब हमारी हम बात करते हैं कि जो लेटरल टाइज है उसका क्या साइज होना चाहिए, क्या डायमीटर होना चाहिए उसका। तो उसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो 6 mm या 1/4 ऑफ टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। तो जो भी इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लिया जाएगा। जैसे मान लो अगर हम 25 mm की बार लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है हमारी, तो 1/4 25 के हिसाब से हमारा 6.25 या 6 mm। तो 6.25 की कोई बार होती नहीं है, तो फिर हम कम से कम 8 mm की टाइज का डायमीटर का बार इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से उनकी स्पेसिंग जो मैंने अभी बताया कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिंग हमें कम से कम कितनी रखनी चाहिए? लीस्ट, इनमें से जो सबसे कम होगा दैट विल बी टेकन एज द स्पेसिंग। द लीस्ट लिटिल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, जो कॉलम का लीस्ट लिटिल डायमेंशन है वो ये 16 टाइम द डायमीटर द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। जैसे मतलब अगर आपने कॉम्बिनेशन में लॉन्गिट्यूडनल बार इस्तेमाल की है 25 और 20 mm की, तो हम 20 mm लेंगे मिनिमम। 25 और 20 में जो 20 में उसका 16 टाइम्स लेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल बार या 300 mm। इन तीनों में जो भी हमारी लिस्ट होगी दैट विल बी टेकन एज द स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या टाइज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में किसी भी कॉलम की। तो हमारी तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि जो लोड किसी भी कॉलम पे लगे तो वो उसके एक्सिस पे लगे। उसका एक्सिस है उस पर उसका लोड लगना चाहिए। लेकिन ये जो प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो हमारा जो कॉलम पे जो लोड लगा हुआ है उसके अंदर थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी आ ही जाती है। तो कोड ने उसको स्पेसिफाई किया है कि अगर मान लिया अगर उसमें अगर थोड़ी अगर मिनिमम अगर एसेंट्रिसिटी है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वो कितनी एसेंट्रिसिटी
उसके अंदर हो सकती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई किसी भी कॉलम के अंदर कितनी मिनिमम एसेंट्रिसिटी आ सकती है। लेकिन क्योंकि हमारा प्रायोरिटी तो ये है कि जो कॉलम डिजाइन हो उस पर जो लोड लगे वो उसकी एक्सिस पर ही लगे। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी कारण की वजह से लिखा है इनएक्यूरेट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस या इनएक्यूरेट लोडिंग ऑफ द कॉलम्स या लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलम, इसकी वजह से उसके अंदर कॉलम में एसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो कितनी एसेंट्रिसिटी है वो हम कैसे बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो उसके अंदर अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी बाई 30। अगर हम जैसे मान लिया अगर एक्स एक्सिस के बारे में बात करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसकी ये लेटरल डायमेंशन ये डी है, तो डी बाई 30 लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों को जोड़ने के बाद या 20 mm, इनमें से जो भी ज्यादा होगी that will be taken as the minimum eccentricity in the x direction. In the same way, unsupported length Ly by 500 plus b by 30, इनमें से इन दोनों को जोड़ने के बाद या 20 mm which ever is greater, वो हम उसको हम मानते हैं कि इसके अंदर ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी है। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसके हिसाब से फिर हम चेक करते हैं कि जो कॉलम है हमारा उसमें कितनी एसेंट्रिसिटी है। तो ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी इसको हम काउंट करते हैं। तो अगर कॉलम के अंदर मिनिमम एसेंट्रिसिटी है तो वो फिर हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है, उसको यूज करके हम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा अगर एसेंट्रिसिटी आ जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उसके अंदर फिर एक मोमेंट भी उसके अंदर एडिशनल क्रिएट होगा ड्यू टू द एसेंट्रिसिटी। तो फिर हमें जब डिजाइन करते हैं तो फिर उस मोमेंट को भी हमें कंसीडर करना होता है। लेकिन अगर एसेंट्रिसिटी अगर इससे कम रहती है तो फिर हमें उस मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम एक्चुअली लोडेड कॉलम को सिर्फ एक्चुअल उस पर जो लोड लगा है उसके हिसाब से कॉलम को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमें लोड निकालना है एक्चुअली लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, तो उसके अंदर सबसे पहले भी चेक करते हैं कि जो कॉलम है हमारा वो कॉलम कौन सा है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो उसके लिए अगर उसकी जो स्लेंडरनेस रेशियो अगर 12 से कम हो तो शॉर्ट कॉलम है, 12 से ज्यादा है तो वो हमारा लॉन्ग कॉलम कहलाता है। तो शॉर्ट कॉलम के बारे में बात करें तो हम चेक करते हैं इट इज लेस देन 12। फिर उसके बाद उसकी एसेंट्रिसिटी चेक की जाती है। तो एसेंट्रिसिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू है, ये इसमें से जो भी ज्यादा होगी वो ली जाएगी। अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपने जो कैलकुलेट किया अगर मान ली जाती है 18 तो 20 ली जाएगी। और अगर मान लीजिए ये वैल्यू दोनों को टोटल करने वाले की वैल्यू होती है मान ली 24, तो फिर उसकी एसेंट्रिसिटी को 24 मानेंगे। तो फिर उस एसेंट्रिसिटी को फिर हम उसको कंपेयर करते हैं विद द 0.05 डी और 0.05 बी। इससे हम चेक करते हैं तो जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है हमारी इससे कम आनी चाहिए 0.05 डी या 0.05 बी से। अगर ये वैल्यू अगर उससे कम आती है एसेंट्रिसिटी हमारी तो फिर हमारा कॉलम वो कह रहेगा कि दिस इज विद इन द मिनिमम एसेंट्रिसिटी रेंज। तो फिर हम उसकी कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.65 FY इंटू ASC। जो फॉर्मूला हमारे कोड में दिया है ये फॉर्मूला दिया गया है टू कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी विद द मिनिमम एसेंट्रिसिटी। इसमें हमने एसेंट्रिसिटी को परमिट किया है कि मिनिमम अगर एसेंट्रिसिटी है किसी भी कॉलम के अंदर तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करके उस कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको एफसीके के बारे में पता है, एफसीके इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, एसी इज द एरिया ऑफ कंक्रीट, ओनली एरिया ऑफ कंक्रीट। तो उसके अंदर से जो ग्रॉस एरिया है एजी में से एरिया ऑफ स्टील घटा देंगे तो हमारे पास एरिया कंक्रीट आ जाएगा। और एएससी हमें पता है ये एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन, जो आपने कंप्रेशन में जो लोग इसमें बार आपने डाली हुई है उनका एरिया होता है, ये हम निकाल सकते हैं एरिया। एएससी हमारे पास है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसके जरिए हम कॉलम को की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी कॉलम को डिजाइन भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन होते हैं डिजाइन के अंदर। एक कंडीशन रहती है कि हमें कॉलम का साइज दिया होता है और हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है। दूसरे कंडीशन के अंदर हमें एरिया ऑफ साइज ऑफ द कॉलम भी निकालना होता है।
तो उसका हम ग्रॉस साइज निकालते हैं और उसके अंदर एरिया ऑफ स्टील भी कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम उस कॉलम उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उसका बार को डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा हम उसकी टाइज को भी डिजाइन करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पहले पिछले इसमें पहले मैंने आपको बताई है। उन सभी क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए टाइज को भी डिजाइन करते हैं और स्टील को भी डिजाइन करते हैं, एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं और उसको लॉन्गिट्यूडनल बार्स उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 मिनिमम होनी चाहिए और सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार होनी चाहिए। और उसके अलावा उसके साइज वगैरह सब हम उसके हिसाब से ही, जितनी एरिया आता है उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि अगर मान लिया अगर एरिया हमारे पास मान लिया कुछ आगे 500 mm स्क्वायर आ गया तो उसके अंदर एक बार डाल देंगे, तो उसके अंदर हम साइज कोड के हिसाब से अगर रेक्टेंगुलर कॉलम में तो कम से कम 4 बार्स तो हमें डालनी ही होंगी, सर्कुलर कॉलम में तो 6 बार डालनी होगी, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो हम एनकरेज हो और बनाएं आपके लिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।